Welcome back to the channel. In this video we'll discuss chapter number 4, The American War of Independence. तो बेटा क्या सीखना क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें। तो बेटा हम देखेंगे कि कैसे अमेरिकन्स ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भाई किससे लड़ी? तो ब्रिटिशर्स से लड़ी। अमेरिका के ऊपर कौन रूल करता था? ब्रिटिशर्स। अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी वो एक साथ आई, ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ उन्होंने वॉर किया और फाइनली किसको बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। बेटा ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का जो मैक्सिमम कंटेंट है इस रिगार्ड में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो सब कुछ नया भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बेटा जब भी हम मॉडर्न वर्ल्ड के हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, आधुनिक विश्व के इतिहास की बात करते हैं, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 ऑक्यूपाई करता है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस। मतलब आधुनिक इतिहास जो है विश्व का वो बिना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें या मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक इम्पॉर्टेंट प्लेस को ऑक्यूपाई किए हुए है ना। भले कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात हो, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में खड़े होने की बात हो, सब कुछ, या पहले ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट की बात हो, तो ये सब कुछ सबसे पहले कहाँ पर ही हुआ है? अमेरिका में हुआ है। बेटा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहला ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था पूरी दुनिया के इतिहास में। ठीक है, जहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने राइट्स को असर्ट करें और खुद रूल करना स्टार्ट कर दें, कोई फॉरेन पावर उन्हें कंट्रोल ना करे। तो फिर से मैं बताऊंगी कि मॉडर्न वर्ल्ड की जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। ये पहला ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का, जहाँ पर लोग अपने ऊपर खुद रूल करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने राइट्स को असर्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड में रेवोल्यूशनरी पीरियड की शुरुआत कहाँ से होती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब बना भी नहीं था तो 13 कॉलोनीज़ थी अमेरिका की, वो रेवोल्यूशन करती हैं, विद्रोह करती हैं, किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। और यहीं से शुरू होता है रेवोल्यूशनरी पीरियड। किसका? वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, या पूरी दुनिया में अगर कहीं रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो कहाँ से ही शुरुआत हुआ? अमेरिका से ही। अमेरिकन्स वो पहले व्यक्ति बनते हैं जो विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं। किसके खिलाफ? साम्राज्यवादी ब्रिटेन के खिलाफ, इम्पीरियल ब्रिटेन के खिलाफ। इम्पीरियल ब्रिटेन की जो टिरनी थी, जो सेल्फिश पॉलिसीज़ थी, उनके खिलाफ अमेरिकन्स खड़े हो गए। टिरनी मतलब होता है अत्याचार, सेल्फिश पॉलिसीज़ मतलब ब्रिटिशर्स हमेशा ऐसी पॉलिसी बनाते थे जिससे ब्रिटेन का भला हो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन ही ना पाए, ये कॉलोनीज़ आपस में लड़ती रहें, है ना, रॉ मटेरियल की सप्लायर बनी रहें। बस यही तो इच्छा थी किसकी? ब्रिटेन की। वो अमेरिका को कभी ग्रो होता देखना ही नहीं चाहता था। वो चाहता था अमेरिका बना रहे रॉ मटेरियल का सप्लायर। वहाँ पर बहुत अत्याचार किए हैं अंग्रेज़ों ने। दिस रोज्ड होप एस्पिरेशन एमंग ऑल नेशंस। और बेटा जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लोगों ने देखा तो उनके अंदर भी आशाएं जाग गई, एस्पिरेशंस जाग गई कि भाई हम भी लिबर्टी और फ्रीडम ले सकते हैं। बेटा एक टाइम ऐसा था जब अंग्रेज दुनिया के 60% से भी ज़्यादा एरिया पे रूल करते थे, तो वो सारी कंट्रीज़ जो ब्रिटिश रूल के अंदर थीं, ब्रिटिश कॉलोनीज़ थीं, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ये सब सोचने लगी जब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी उठकर खड़े हो सकते हैं। किसके खिलाफ? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें उसके पहले आप एक बात जान लो कि जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, ये 1776 में बना। तो फिर पहले क्या कहते थे उस लैंड मास को जिसे आज हम यूएसए कहते हैं? तो पहले हम उसे अमेरिका कहते थे। ठीक है, तो इस अमेरिका के ऊपर सिर्फ ब्रिटेन या इंग्लैंड रूल नहीं कर रहा था बेटा, बहुत सारी यूरोपियन पावर्स कर रही थी। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि
बहुत सारी यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। कहाँ पर? अमेरिका में। तो वो कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स थी जिन्होंने अमेरिका में अपनी अपनी कॉलोनीज बना रखी थी? तो वो थी फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन और इंग्लैंड। चलो, तो बेटा 17वीं सेंचुरी में फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन और इंग्लैंड, इन्होंने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कॉलोनीज बना रखी थी। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। पर मिड 18 सेंचुरी तक जो लोग थे ब्रिटेन के, वो सेटल हो चुके थे। कहाँ पर? अटलांटिक कोस्ट पर। कहाँ पर? अटलांटिक कोस्ट। नॉर्थ अमेरिका का अटलांटिक कोस्ट ये वाला एरिया है। तो यहाँ पर 13 कॉलोनीज थी जिनमें ब्रिटेन से आकर लोग सेटल हो चुके थे। ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो बेटा यहाँ पर है अटलांटिक ओशन और यहाँ पर कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट था, इस कोस्ट पे 13 कॉलोनीज थी जिनके ऊपर रूल कौन करता था? ब्रिटेन। और यहाँ पर कौन से लोग ज़्यादा रहने लग गए आकर के? कौन सेटल हो गए? ब्रिटेन के लोग। ठीक है, तो मिड 18 सेंचुरी में लोग ब्रिटेन से आकर सेटल होना चालू हो गए इन 13 कॉलोनीज में, जो कहाँ थी? अटलांटिक कोस्ट पर थी। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका के, जो बहुत डेवलप हो गई क्योंकि यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी दोनों था। क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन था, ब्रिटेन के लोग थे। प्रॉस्पर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, बड़े बड़े एग्रीकल्चर फॉर्म बनना चालू हुए जो कि बहुत समृद्ध थे क्योंकि मॉडर्न मशीनरीज का यूज़ यहाँ पर हो रहा था, साइंस का यूज़ हो रहा था एग्रीकल्चर में, मेनली कहाँ पर? साउथ। ठीक है, एंड स्मॉल फ्लरिशिंग इंडस्ट्रियल सेटलमेंट मेनली इन नॉर्थ। तो ये जो 13 कॉलोनीज थी, इनको अगर मैं नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दूं, तो नॉर्थ में था इंडस्ट्रियल सेटलमेंट, थोड़ा था पर फ्लरिश कर रहा था, कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ रहा था। और एग्रीकल्चर सेटलमेंट जो साउथ में थे वो तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे। फिर से ये पैराग्राफ क्या बताना चाह रहा है वो सुनो कि ये जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर अकेले इंग्लिश रूल नहीं था, ब्रिटिश रूल नहीं था। फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन सब रूल करते थे, पर यहाँ पर 13 कॉलोनीज बनाकर उनमें रहना चालू किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। नॉर्थ वाले एरिया को इन्होंने इंडस्ट्रियल हब की तरह डेवलप करना चालू किया और साउथ वाले एरिया में प्रॉस्परस एग्रीकल्चर सेटलमेंट थे। क्या इतनी बातें क्लियर है? चले आगे। और बेटा जो कॉलोनीज थी ना, हर कॉलोनी में लोकल काउंसिल होती थी जो वहाँ के लोग इलेक्ट करते थे, है ना, किसके लिए? अपनी कॉलोनी के लिए। पर जो गवर्नमेंट होती थी कॉलोनी की, उसे अपॉइंट करने का काम कौन करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर से ध्यान से सुनो, हर कॉलोनी में एक लोकल काउंसिल होती थी जिसे इलेक्ट करने का काम कौन करते थे? वहाँ के लोग। पर जो सरकार होती थी ना कॉलोनी की, उसे अपॉइंट कौन ही करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे मान लो ऐसे कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ब्रिटिश, और जो पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपालिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनको काम कर अपॉइंट करने का काम कौन करे? वहाँ के लोकल पीपल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, है ना, किस में? एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो फार ऑफ कॉलोनीज थी, ये दूर दूर जो कॉलोनीज थी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। कौन लोग? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो लोकल काउंसिल थी वही टैक्सेस लगाती थी और वही एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती थी। ऑल इन ऑल बात ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं था कॉलोनीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में। लोकल काउंसिल टैक्स लगाती थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। पर जो कॉलोनिस्ट थे उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। देखो, मेरे एरिया में सरकार, गवर्नमेंट कौन होगी, कैसे बनेगी, ये काम कौन कर रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। हमारा कॉलोनाइजर कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पर मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इस बात का मुझे दुख है कि भाई अगर आप मेरे लिए गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे हो, है ना, तो मेरा भी तो रिप्रेजेंटेटिव आपके एरिया में होना चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखे, मुझे क्या फेस करना पड़ रहा है वो आपको बताए। पर ऐसा तो एक्चुअल में कुछ था ही नहीं। तो जो कॉलोनिस्ट थे, जिन लोगों को गुलाम बना रखा था अंग्रेजों ने, उनका मानना ये था कि हमारा तो कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। जो ब्रिटिश नेवी थी वो ही प्रोटेक्ट करती थी कॉलोनीज को। किसके अटैक से? डच, स्पेनिश एंड फ्रेंच। ब्रिटिश कॉलोनीज जो अमेरिका में थी,
जिनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट थी और जिनकी मेन गवर्नमेंट अपॉइंट करने का काम ब्रिटिशर्स का था, उनके ऊपर अगर कोई अटैक करे तो उन्हें पूरी प्रोटेक्शन किसने दे रखी थी? ब्रिटिश ने। अब अटैक करने वाला कौन था? तो डच अटैक करते थे, स्पेनिश करते थे और फ्रेंच करते थे। तो इन अटैक से बचाने का काम भी किसका था? ब्रिटिश ने भी किया था। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में, जो रिमूव कर देती है फ्रेंच कंट्रोल को किसके ऊपर से? कनाडा के ऊपर से। बेटा ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन होती है? 1763 में, जिसके थ्रू फ्रेंच को छोड़ना पड़ता है अपने कंट्रोल को किसके ऊपर से? कनाडा के ऊपर से। द कॉलोनीज गॉट रिड ऑफ देयर अप्रीहेंशन एंड कुड सीरियसली थिंक ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस। अब कनाडा को ऐसा लग रहा था कि भाई अब फ्रेंच गए तो हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी और हम एक आज़ाद कंट्री बन जाएंगे। सोच होती है ना, अब इनकी शंका जो थी वो दूर हो गई। इनको लगा कि भाई अब हम इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि युद्ध के, इस वॉर के कारण क्या क्या थे। तो जो 13 कॉलोनीज थी वो सेल्फ गवर्नमेंट को एंजॉय कर रही थी। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन उनका खुद का था, है ना। उसमें जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया होता था भाई उनके लिए डिसीजंस लेते थे। ट्रेड और कॉमर्स पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में था। जो 13 कॉलोनीज थी वो एंजॉय करती थी सेल्फ गवर्नमेंट को किसमें? इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्रेड और जो कॉमर्स था वो पूरी तरह किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में था। जो नेविगेशन एक्ट पास कराया गया उससे ब्रिटेन को प्रैक्टिकल एक मोनोपोली मिल गई थी कॉलोनियल कॉमर्स के ऊपर। मतलब ट्रेड और कॉमर्स ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही था। फिर जैसे ही नेविगेशन एक्ट्स आते हैं तो अल्टीमेटली मोनोपोली मिल जाती है ब्रिटेन को किसके ऊपर? कॉलोनियल कॉमर्स के ऊपर, कि भैया पूरा वाणिज्य व्यापार अंग्रेज ही देखेंगे। किसका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। कोई भी फॉरेन वेसल अलाउ नहीं करते थे कि कॉलोनियल पोर्ट पे आ जाए। मतलब अंग्रेजों को लगता था कि अगर पोर्ट पर कोई वेसल जाएगा तो वो हमारा ही होगा और कोई फॉरेन वेसल इनके पोर्ट पे नहीं आना चाहिए। अल्टीमेटली ये था कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी उन्हें लगता था इन कॉलोनीज़ के साथ ट्रेड हम ही करेंगे। कहाँ से बैठ के? यूरोपियन कॉन्टिनेंट से बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के इनके साथ ट्रेड अमेरिका के साथ तो सिर्फ हम ही करेंगे और किसी वेसल को वो यहाँ तक आने नहीं देते थे। जो कॉलोनीज़ थी उन्हें अलाउ नहीं किया गया कि वो नॉन ब्रिटिश शिप्स को यूज़ करें ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। अगर इन्हें कोई ट्रेड करना पड़ता तो ये सिर्फ ब्रिटिश शिप से कर सकते थे और किसी के साथ ट्रेड करना इन्हें अलाउ ही नहीं करता। शुगर, टबैको, जिंजर ऑन देयर वे टू यूरोप फ्रॉम कॉलोनीज हैड टू पास थ्रू ब्रिटिश पोर्ट। अब बेटा ये जो 13 कॉलोनीज थी इनमें से अगर तंबाकू, अदरक, शक्कर कहीं पे भी जाना होता था ना यूरोप में तो पहले उसे ब्रिटिश पोर्ट से पास होना होता था और वहाँ पर कस्टम ड्यूटीज़ देना होता था। जिस बच्चे को अब तक कुछ समझ में नहीं आया वो ये समझो कि हम नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज़ हैं, है ना। हमारा मालिक कहाँ बैठा है? इंग्लैंड में, है ना। और ये हमें हर बात के लिए रोक रहा टोक रहा है कि यहाँ पर कोई और वेसल नहीं आएगी, तुम किसी और फॉरेन वेसल के साथ ट्रेड नहीं करोगे। शुगर, टबैको तुम्हारे यहाँ से जो जाएगा तो वो इंग्लिश पोर्ट पास होता जाएगा और इंग्लिश पोर्ट पे तुम्हें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और अगर तुम कोई सामान परचेस करते हो किसी दूसरी कंट्री से तो उसके ऊपर भी भारी टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। समझ में आ रही कि भाई आप किसी और कंट्री से कुछ मंगवाओगे तो उसके ऊपर ब्रिटेन भयंकर टैक्स लगा देता था। तो ये कॉलोनीज़ को ये लगता था यार ये तो गलत है, हमारा गुड किसी कंट्री जाए तो अंग्रेज टैक्स लगा दें, वहाँ से कोई गुड आए किसी दूसरी कंट्री से तो ये लोग टैक्स लगा दें। जो मोलेसिस एक्ट था 1764 का वो बहुत भयंकर ड्यूटी लगा देता था मोलेसिस पे, ठीक है। दैट कॉलोनीज ब्रॉट होम फ्रॉम आउटसाइड, जो कॉलोनीज बाहर से अपने पास लेकर आती थी। तो बेटा मोलेसिस एक्ट जो 1764 में आया वो कहता था कि अगर मोलेसिस आएगा दूसरी कॉलोनीज से, है ना, तो उसके ऊपर भी हम टैक्स लगाएंगे। ऐसा कौन कह रहे थे? अंग्रेज।
इसके अलावा ये बात भी बहुत इलीगल मानी गई या इसको इलीगल घोषित कर दिया गया कि कोई भी कॉलोनिस्ट अपनी फैक्ट्रीज नहीं लगाएगा जिससे कि वो कंपटीशन बन सके या कॉम्पीट कर सके किसके साथ, ब्रिटिश फैक्ट्रीज़ के साथ। मतलब आपको ये भी अलाउ नहीं था, अगर किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ब्रिटिश फैक्ट्री में बन रहा है, तो आप उसके कंपटीशन में अपनी फैक्ट्री लगाकर वही गुड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मतलब अमेरिकन के हाथ पूरी तरह बांध दिए थे अंग्रेज़ों ने। ट्रेड करोगे तो हमारे साथ शिप आएगी तो हमारी आएगी, तुम कहीं सामान बाहर भेजोगे तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी तुम्हें हमें देनी पड़ेगी, मोलासिस तुम बाहर से मंगाओगे तो उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे, है ना। तुम हमारे कंपटीशन में कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते। अब आप लोगों के दिमाग में एक सोच आ रही होगी कि ये मोलासिस है क्या। तो मोलासिस बेटा गुड़ समझ लो इसको। खांड सुना होगा आप लोगों ने, खांड भी बोलते हैं, गुड़ बोल देते हैं, ठीक है। शुगर का ही एक वेरिएंट है। चलो बेटा, अब ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा डर भी था कि हम अगर इन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दे रहे हैं, इनके गुड्स को हैवीली टैक्स कर दे रहे हैं, तो हो सकता है ये लोग हमसे बचा कर गुड अपने तक ले आए या कहीं भेज दें, स्मगलिंग करने लग जाए। तो इसी स्मगलिंग को रोकने के लिए जो आर्म्ड वेसल्स होते थे ना, उनके कमांडर्स को ये स्टेशन कर देते थे अमेरिकन कोस्ट पे कि आप लोग यहीं रुको और देखो कि कहीं कुछ लीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, स्मगलिंग तो नहीं हो रही। इन्हें एम्पावर किया गया था कि आप किसी भी मर्चेंट शिप को सर्च कर सकते हो। आपको किसी को कुछ बताने की, किसी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको शक है कि ये शिप में कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, तो आप उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। कॉलोनियल पोर्ट की तरफ अप्रोच करती हुई आती हुई किसी भी शिप को देख सकते थे आर्म्ड वेसल्स के कमांडर्स। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुनो। दे वर एम्पावर्ड, इन्हें इतनी शक्ति दी गई थी कि ये सर्च कर सकेंगे किसी भी मर्चेंट शिप को जो कॉलोनियल पोर्ट्स की तरफ आ रही थी, और अगर इन्हें कुछ शक्का लगती है, कुछ शक होता है, तो ये सीज कर सकते हैं उस पूरे सामान को, है ना। अगर इन्हें लगता है कि इसमें तो स्मगल्ड गुड्स है, तो वो उस पूरे के पूरे वेसल में जो गुड्स है उसे सीज कर लेते थे, अपने पास रख लेते थे, उस वेसल को वहाँ से जाने ही नहीं देते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंसिडर करती थी कि जो कॉलोनीज़ हैं वो परपेचुअल सोर्स हैं वेल्थ का, है ना। यहाँ से वेल्थ कंटिन्यू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रेगुलर हम यहाँ से वेल्थ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉलोनीज़ हैं, रॉ मटेरियल का सप्लायर बनी रहेंगी, हम इन पर टैक्स लगाते रहेंगे, कुछ भला तो हमें इनका करना नहीं है। परपेचुअल मीन्स होता है बेटा लगातार लंबे टाइम तक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर करती थी कॉलोनीज़ को परपेचुअल सोर्स ऑफ वेल्थ, कि भाई यहाँ से हम कंटिन्यू लगातार वेल्थ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये नए नए टैक्सेस लगाते जाते थे कॉलोनीज़ के ऊपर जब जब इन्हें एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट होती थी। ब्रिटिश पूरी दुनिया में तो लड़ रहा था, लड़ने के लिए चाहिए आर्मी, वेपन्स, तो वेपन्स की जब जब उसे रिक्वायरमेंट होती, जब जब उसके पास पैसा कम पड़ता, कॉलोनीज़ के ऊपर टैक्स लगा देता। जो ब्रिटेन का पार्टिसिपेशन था यूरोपियंस वॉर में, बहुत युद्ध लड़ता था बेटा ब्रिटेन, इससे उसके खुद के रिसोर्सेज तो पूरी तरह ड्रेन हो चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनके पास अब खुद का कुछ बचा नहीं था। तो फिर कहाँ से पैसा लाएं? इंडिया के ऊपर टैक्स लगा दो, कॉलोनी है। साउथ अफ्रीका में टैक्स लगा दो, कॉलोनी है। अमेरिकन के ऊपर टैक्स लगा दो, कॉलोनी है ना। और इसीलिए तो ब्रिटिशर्स कॉलोनीज़ को मानते थे परपेचुअल सोर्स ऑफ वेल्थ, जहाँ पैसे की ज़रूरत हो इन लोगों के ऊपर टैक्स लगा दो। और लगान मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि टैक्स वसूलने का सिस्टम कितना बुरा था इन लोगों का। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे लगता था कि जो कॉलोनिस्ट हैं वो उनके बर्डन को शेयर करेंगे। भाई लड़ तुम रहे हो, हमारा क्या लेना देना, फिर भी हमें शेयर करना ही पड़ता था मजबूरी में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसी फीलिंग आती थी कि जो कॉलोनिस्ट हैं उन्हें शेयर करना चाहिए हमारे बर्डन को, कि जो हम हारते जा रहे हैं, अपनी ट्रेजरी को ड्रेन करते जा रहे हैं, तो कॉलोनीज भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करें। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1765 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने स्टैम्प एक्ट पास कर दिया।
और ये मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि भाई जो भी लीगल ट्रांजैक्शन होंगे उनके जो पेपर्स तैयार होंगे उनके ऊपर आपको स्टंप लगाना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तुम रह रहे हो यूरोप में, स्टैम्प एक्ट पास कर रहे हो अमेरिका के लिए, उनसे कह रहे हो तुम तुम्हारे लीगल ट्रांजैक्शंस लीगल पेपर्स के ऊपर क्या लगाओ, स्टैम्प लगाओ, ये कंपलसरी है। इससे प्रोटेस्ट की भावना आई किसके मन में? कॉलोनीज़ के मन में। रोज प्रोटेस्ट फ्रॉम कॉलोनीज, कॉलोनीज प्रोटेस्ट करने बैठ गई कि भाई हम क्यों लगाएं स्टैम्प, हमें नहीं लगाना। दे प्रोक्लेम दैट देयर कुड बी नो टैक्सेशन, और यहाँ पर कॉलोनीज ने एक बहुत बड़ा सेंटेंस कह दिया, विदाउट रिप्रेजेंटेशन हम कोई टैक्सेशन नहीं देंगे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये स्टेटमेंट कब आया, तो ये स्टेटमेंट आया 1765 में। किस एक्ट के अगेंस्ट में आया? तो स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट में आया। स्टैम्प एक्ट में क्या था? स्टैम्प ब्रिटिशर्स ने बना दिए थे और कॉलोनीज़ को कहा दिया था कि आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प लगाओ, तभी वो लीगल होंगे, नहीं तो वो लीगल नहीं होंगे। कॉलोनीज़ खड़ी हो गई, विद्रोह करने लगी कि हम तो ये स्टैम्प एक्ट को नहीं मानते, हम स्टैम्प नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉलोनीज़ ने प्रोक्लेम की, घोषणा कर दी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पहले हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दो, उसके बाद ही हमारे ऊपर टैक्स लगाओ, है ना। कहाँ पर इन्हें रिप्रेजेंटेशन चाहिए था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो बेटा ये जो ओपन डिफाइंस हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, कॉलोनीज़ के लोग कहने लग गए थे कि हम टैक्स तब तक नहीं देंगे जब तक आप हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे देते। तो ये जो ओपनली सब कुछ हो रहा था ना, इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट थोड़ी सी डर गई, है ना, थोड़ी सतर्क हो गई कि भाई ऐसा ना हो ये सारे लोग खड़े हो जाएं और अच्छी भली कॉलोनीज़ जो हमें इतना सारा रॉ मटेरियल दे रही है वो हमारे हाथ से निकल जाए। अलार्म्ड बाय द ओपन रेजिस्टेंस, ये जो ओपन रेजिस्टेंस हो रहा था इससे थोड़ी सी सतर्क हो गई ब्रिटिश पार्लियामेंट और उसने रिपील कर दिया स्टैम्प एक्ट को 1766 में। वो स्टैम्प एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी 1765 में, अब उसे हटा दिया गया, ठीक है। बट इट पास्ड आ डिक्लेरेटरी एक्ट इन 1767, पर उसने एक डिक्लेरेटरी एक्ट पास कर दिया 1767 में, जो कहता था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की अथॉरिटी है कि वो टैक्स तो लगाएगी कॉलोनीज पर। समझ में आई बात? स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट में बहुत विरोध हो रहा था, बहुत अपोजिशन हो रहा था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टैम्प एक्ट को तो रिपील कर दिया, हटा दिया 1766 में, पर एक डिक्लेरेटरी एक्ट पास कर 1767 में ये बता दिया कॉलोनीज़ को कि भाई तुम पे टैक्स लगाने की तो पूरी अथॉरिटी है हमारे पास और हम तुम पे टैक्स लगाएंगे। इन परजुएंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स इम्पोज, ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी, जैसे लेड, ग्लास, पेंट, टी और बहुत सारे अदर आर्टिकल्स जो कॉलोनीज़ में इम्पोर्ट किए जाते थे, उन सब पे ड्यूटीज़ लगा दी। किस एक्ट के अंतर्गत? डिक्लेरेटरी एक्ट के अंतर्गत। डिक्लेरेटरी एक्ट क्या कहता था कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट को अथॉरिटी है, वो कॉलोनीज़ के ऊपर टैक्स लगाएगी ही लगाएगी। अब बेटा कॉलोनीज़ के लोग अब रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने और मूवमेंट करना स्टार्ट किया कि भाई हमें टैक्स देना ही नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाता। इन फेस ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट टैक्सेशन, ये जो कर ब्रिटिश गवर्नमेंट लगा रही थी यूएसए पर, यूएसए तो खैर उस टाइम बना नहीं था, नॉर्थ अमेरिका पर, नॉर्थ अमेरिका में जो कॉलोनीज़ थी उनके ऊपर, तो उसके अगेंस्ट में लोग मूवमेंट करने लगे। तो उस टाइम जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिपील कर दिया सारी ड्यूटीज़ को कि भाई अब आपको कोई ड्यूटीज़ पे नहीं करना है, सिर्फ आपको ड्यूटी पे करना है। तो किस पे? टी पे। आई बात समझ में? ये जो ग्रेजुअल मूवमेंट हो रहे थे, इस मूवमेंट से ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये समझ में आ गया कि कुछ बड़ा हो सकता है, इससे बेटर है मैं सारी ड्यूटीज़ को माफ़ कर दूँ, रिपील कर दूँ। उन्होंने सारी ड्यूटीज़ को माफ़ कर दिया, सिर्फ एक चीज़ पे ड्यूटीज़ को माफ़ नहीं किया और वो चीज़ थी चाय, टी, है ना। तो बेटा इस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आप याद रखें, फेडरिक नॉर्थ। तो फेडरिक नॉर्थ ने सारी ड्यूटीज़ को रिपील कर दिया, सिर्फ एक ड्यूटीज़ को एज इट इज़ रखा, वो थी टी के ऊपर, चाय के ऊपर, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज़ था, है ना। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो इतनी अच्छी कॉलोनी को लूज़ करें, तो उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ठीक है भाई कर दो, ड्यूटीज़ को रिपील कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो डाउट ये एक कॉम्प्रोमाइज़ था।
बट वॉज ऑल्सो अ कन्फर्मेशन ऑफ द राइट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू टैक्स कॉलोनीज। पर हम तुम पे टैक्स लगाएंगे और हम ही तुमसे टैक्स हटाएंगे, इस बात का कंफर्मेशन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर दे दिया। हमारी इच्छा है तो हम टैक्स हटा ले रहे हैं, हमारी इच्छा होगी तो हम टैक्स लगा देंगे। आई बात समझ में? ऐसा दूर से देखो तो दिख रहा था कि ये कॉम्प्रोमाइज़ का एक्ट था, पर ये एक कंफर्मेशन और दे रहा था कि भाई तुम्हारे लिए टैक्स लगाना है नहीं लगाना है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को बेटा। ये एक्ट कॉम्प्रोमाइज़ का दिख रहा था, नो डाउट, बट ये कॉन्फर्मेशन भी था इस राइट का कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को राइट है वो टैक्स लगाएगी कॉलोनीज़ के ऊपर। जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प किया जाए, जिससे लार्ज स्टॉक टी का कॉलोनीज़ को सेल आउट किया जा सके। बेटा फिर से ध्यान से सुनो, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक रखा हुआ था। किसका? टी का स्टॉक रखा हुआ था। तो इस टी के स्टॉक को डिस्पोज तो करना है ना, तो कहाँ बेचेंगे इनको? कॉलोनीज़ में बेचेंगे। तो कॉलोनीज़ में बेचने के लिए भाई ये लोग थोड़ी बहुत डिमांड कॉलोनीज़ की मान रहे थे, थोड़ी बहुत नहीं मान रहे थे, है ना, क्योंकि इन्हें इतने बड़े चाय के स्टॉक को कॉलोनीज़ को सेल आउट करना था। बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा था पूरे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो कह देना बॉस्टन टी पार्टी। क्लियर है? तो जो मोस्ट फेमस एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट था जो अमेरिकन सेटलर्स ने किया उसका नाम था बॉस्टन टी पार्टी। नाम सुन के तो कितना ल्यूक्रेटिव लग रहा है कि सबको चाय पिलाई होगी, कुकीज़ दी गई होंगी, एक गार्डन में बुलाया होगा, सुहानी शाम होगी, ऐसे लग रहा है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बॉस्टन टी पार्टी सेपरेटली बिल्कुल इससे अलग एक इवेंट है ना, जिसमें चाय पिलाने जैसा तो कुछ था भी नहीं। तो फिर से ध्यान रखो, सेटलर्स ने जो एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट किया उसमें सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा है? बॉस्टन टी पार्टी। चलो तो पढ़ते हैं इसको। तो जो मोस्ट फेमस एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट था जो सेटलर्स ने किया उसका नाम है बॉस्टन टी पार्टी। 1773 में एक शिप थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, वो बहुत सारी टी चाय मतलब पीने वाली चाय नहीं, वो चाय की पत्ती लेकर के बॉस्टन के पोर्ट पे पहुंची। बॉस्टन कहाँ पर है? मैसेच्यूसेट्स में बॉस्टन है। बॉस्टन के पोर्ट पर एक शिप पहुंचा जो किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी में का था। उसमें क्या रखा हुआ था? चाय की पत्ती, जो होती है ना जिसको हम डालकर चाय बनाते हैं। चाय नहीं, लिक्विड चाय नहीं बेटा, चाय की पत्ती थी। तो बेटा यहाँ पर बॉस्टन में जो लोग रह रहे थे, जो बॉस्टन सिटीजन था, उनका पूरा एक बैंड उसने अपने आप को डिस्गाइज किया एज रेड इंडियंस। बॉस्टन में जो सिटीजन रह रहे थे उनका एक पूरा के पूरा बैंड ग्रुप उसने अपने आप को इस तरीके से सजाया सवारा कि वो क्या दिखे? रेड इंडियन। अपने आप को डिस्गाइज किया कि भाई हम तो कौन है? रेड इंडियंस है। और वो वेसल के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, और उन्होंने जो टी के क्रेट्स थे, जो बड़े बड़े क्रेट्स होते थे ना जिसमें चाय की पत्ती रखी हुई थी, इन क्रेट्स को उठा उठा के ओशन में फेंकना चालू कर दिया। इसी इवेंट को कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी, है ना। चाय पिलाना बिस्किट खिलाना वाला कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ बैंड मतलब कुछ ग्रुप थे बॉस्टन सिटीजन्स के, वो वेसल के ऊपर चढ़े, उन्होंने क्रेट्स उठाए जिनके अंदर चाय पत्ती थी, उनको उठा उठा के सी में ओशन में फेंकना चालू कर दिया। इस इवेंट को हम कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। तो आपको अगर समझ में नहीं आया है तो यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना। बैंड था, किसका बैंड था? बॉस्टन सिटीजन का था। इन्होंने डिस्गाइज किया अपने आप को कैसा? रेड इंडियंस की तरह। किस में बोर्ड कर गए, किस में चढ़ गए? वेसल में चढ़ गए। क्या थ्रू किया? चाय के क्रेट्स को। ठीक है, अब इस इंसिडेंट से अंग्रेज क्या चुपचाप सब देखकर सुनने वाले थे? नहीं, बहुत हॉस्टिलिटी की भावना दोनों साइड से आ गई, अंग्रेजों के साइड से भी और अमेरिकन्स की साइड से भी। ठीक है, अब अंग्रेज भी चुप रहने वाले नहीं थे। मतलब अब वो टाइम आ गया जब सब कुछ ओपन हो गया। अब छुप के कोई नहीं लड़ना। एक साइड ब्रिटिश पार्लियामेंट है, एक साइड अमेरिकन्स हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ जहाँ चाय के क्रेट्स को पानी में फेंका गया, इससे हॉस्टिलिटी आ गई ब्रिटिश पार्लियामेंट और सेटलर्स मतलब अमेरिकन्स के बीच में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे जवाबी कार्रवाई की, रिटेलिएशन लिया, रिटेलिएटरी स्टेप्स लिए। मतलब बदले की जो कार्रवाई होती है उसको रिटेलिएटरी स्टेप कहते हैं।
भाई तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी के वेसल में चढ़ के उसकी सारी इतनी चाय का नुकसान कर दिया, तो ब्रिटिश के चुप बैठेंगे, वो भी तो कुछ ना कुछ बदला लेंगे। तो उन्होंने रिटेलिएशन लिया। दे क्लोज द पोर्ट ऑफ बॉस्टन टू ऑल ट्रेड, और उन्होंने कहा कि अब बॉस्टन के पोर्ट से कोई ट्रेड नहीं होगा। आपके एसेंशियल आइटम्स हो, आपका कुछ आइटम एक्सपोर्ट होने जा रहा हो, कुछ आइटम इंपोर्ट होने जा रहा होगा, बिग नो। अब बॉस्टन का पोर्ट अंग्रेजों ने कर दिया बंद, और वहाँ से अब कोई ट्रेड नहीं हो रहा था। अब बेटा आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ें और यहाँ पर फिलोसफर्स को ना पढ़ें तो ये तो अधूरा काम हो जाएगा। बेटा फिलोसफर्स, दार्शनिक, इनका काम होता है अपनी फिलॉसफी से लोगों को मोटिवेट करना, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना, ड्यूटीज़ के बारे में बताना। तो जो फिलोसफर्स थे उनकी राइटिंग, कौन कौन से फिलोसफर्स की राइटिंग? जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस पेन, जॉन हैरिंगटन, इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। कौन से लोगों को? कॉलोनीज़ के लोगों को। ठीक है, कॉलोनीज़ के लोगों को कहा कि आपके पास खोने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, गुलाम तो तुम बने पड़े हो, स्लेव तो तुम हो, तो बेटर है अपने लिए लड़ाई लड़ लो, हो सकता है तुम्हें आज़ादी मिल जाए। तो जो राइटिंग थी फिलोसफर्स की, कौन कौन से फिलोसफर्स? जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस पेन, जॉन हैरिंगटन, इन्होंने इंस्पायर करना स्टार्ट किया लोगों को। ये जो फिलोसफर्स थे ये बताते थे कि सारे मैन इक्वल हैं, है ना, और सबको कुछ बेसिक राइट मिलने चाहिए। ये अंग्रेज कौन कहाँ से आए? फिजिकल फीचर इनके आप जैसे ही हैं, कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो ये आपके ऊपर रूल क्यों करें? हम सब इक्वल हैं, ठीक है, हमें जिंदा रहने का अधिकार है, हमें फ्री रहने का अधिकार है, हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, इवन हमें लड़ने का भी अधिकार है अगर हमारे अगेंस्ट में कोई इनजस्टिस हो रहा हो तो। बात समझ में आ रही है? ये फिलोसफर्स कह रहे हैं तुमसे कि ऑल मैन आर इक्वल, सारे मैन इक्वल हैं, सबको कुछ बेसिक राइट मिले हुए हैं। इवन इन्होंने तो ये कहा कि सबको जीवन जीने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू हिज फ्री विल, अपनी इच्छा के हिसाब से जीने का अधिकार सबको है। इवन तुम्हें यह अधिकार भी है कि तुम लड़ सको, फाइट कर सको अगेंस्ट इनजस्टिस। अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ हो रहा है या किसी और के खिलाफ कुछ हो रहा है और तुम्हें लग रहा है वो गलत है, तो तुम्हें लड़ना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे फिलोसफर्स। बेटा बिगिनिंग ऑफ द वॉर हम स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 2 में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो के फॉर्मेट में कोई चेंज चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें।